हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसोक्वांट पढ़ेंगे जिसको हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है। जैसे कंजम्पशन में इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता का वक्र है, उस तरह से प्रोडक्शन में आइसो प्रोडक्ट या समोत्पादक कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये अभी रिसेंट ईयर्स में ये नया टेक्निक आया है जो कि प्रोडक्शन के थ्योरी को अध्ययन करने के लिए, और ये इससे हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम या संतुलन दिखाते हैं कि किस तरह से वो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज करके इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये टेक्निक को आइसो प्रोडक्ट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहा जाता है, जो कि इंडिफरेंस कर्व के पैरेलल है, जो कि कंजम्पशन में होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो इसलिए इसको बहुत लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, कंजम्पशन का इंडिफरेंस कर्व हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं, और ये आइसोक्वांट या आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व जो है ये प्रोडक्शन का इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हम जानते हैं कि सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना भी होता है सब वेरिएबल हो जाता है, चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे इक्विपमेंट हो, हम सब चीज बदल सकते हैं। लॉन्ग रन लंबा समय होता है जिसमें सारी चीजें बदली जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर फर्म को दो इनपुट को लेकर ही काम करना है, प्रोडक्शन करना है, ये दोनों इनपुट लेबर और कैपिटल, इन्हीं दो का प्रयोग करके अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह का होगा, एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो एक इनपुट हो गया लेबर, एक हो गया कैपिटल इनपुट, और एक्स क्या हो गया, आउटपुट। एक्स इज आउटपुट। ठीक है, तो लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ थ्रू आइसोक्वांट और आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको आइसो प्रोडक्ट कर्व को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक इक्वल प्रोडक्ट कर्व जो है वो बताता है डिफरेंट, जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या बताता था, एक कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, दो गुड का कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन ए हुआ, दूसरा कॉम्बिनेशन बी हुआ, जिसमें कि ए में हो गया कि 4 यूनिट्स ऑफ कोई भी चीज, ब्रेड ले लो, इधर बटर ले लो, तो 4 यूनिट ऑफ बटर, ब्रेड 1 यूनिट ऑफ बटर, फिर 3 यूनिट ऑफ ब्रेड तो 2 यूनिट ऑफ बटर। इस तरह से करके जब हम इसको मिलाते थे तो ये इंडिफरेंस कर्व बनता था। तो उसी तरह से ये आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसोक्वांट इक्वल प्रोडक्ट कर्व जो है वो दिखाता है कि किसी भी स्पेसिफाइड लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितने कॉम्बिनेशंस या किस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर और कैपिटल को यूज करते हैं, तो एक स्पेसिफाइड लेवल ऑफ आउटपुट प्राप्त करने का मतलब क्या है कि हम जब एक आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट कर्व पे होते हैं तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज करके भी हम सेम यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट कर सकते हैं। मतलब हम या तो लेबर की मात्रा को बदल दें या तो कैपिटल की मात्रा को बदल दें और सेम यूनिट ऑफ उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो एक इक्वल प्रोडक्ट कर्व है उसमें हम मूवमेंट जब करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो आउटपुट तो वही रहता है। किसी भी कॉम्बिनेशन में हम लें लेबर या कैपिटल को, हमारा आउटपुट वही रहेगा जिसको हम अभी देखते हैं। लेकिन लेबर और कैपिटल का जो इनपुट रेशियो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे हमने देखा यहाँ कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, फैक्टर क्या है, इधर हमने फैक्टर एक्स लिया, मान लो कि ये लेबर है और ये कैपिटल है, तो फैक्टर एक्स 1 लिया तो, और लेबर लिया 12, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक यूनिट का ये है x और 12 का, तो इसको हम ऐसे ऐसे यहाँ पर ये हो गया एक पॉइंट, जिसमें कौन सा हमको कॉम्बिनेशन मिला, ये कॉम्बिनेशन मिला जिसमें 1x और 12y दोनों मिलकर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100। आउटपुट का कितना यूनिट है, 100। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन में हमने x की मात्रा को बढ़ा दिया, इट इज 2, एंड इसको घटा दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये आ गया 8। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया, ये भी हमें सेम प्रोडक्शन दे रहा है 100 यूनिट, ये भी देखिए।
तीसरा फिर चेंज किया कि हमने इस y की मात्रा x की मात्रा 3 ली और y की मात्रा को हमने 5 लिया, ठीक है। तो y की मात्रा को 5 लिया, यहाँ ये 5 हो गया, ठीक है। ये भी 100 यूनिट आउटपुट दे रहा है। और चौथा कॉम्बिनेशन है हमारा 4 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y, ठीक है। अब इसको हम फ्री हैंड अगर मिलाते हैं तो हमें इंडिफरेंस कर्व का शेप आइसो प्रोडक्ट कर्व मिलता है। आइसो प्रोडक्ट कर्व का ये आइसो प्रोडक्ट कर्व हुआ। अब ये कॉम्बिनेशन A है, ये कॉम्बिनेशन B है, ये C है और ये D है। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये चारों कॉम्बिनेशन जो है वो 100 यूनिट्स का है। तो ये आइसो पॉइंट जो है ये कितना का है, 100 यूनिट दिखा रहा है। तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि IQ 100 यूनिट, मतलब इस IQ आइसो पॉइंट कर्व पे अब हम कहीं भी प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100 यूनिट आउटपुट मिलेगा। चाहे हम 1x 12y लें, 2x 8y लें या 3x 5y का कॉम्बिनेशन यूज करें या 4x और 2y का कॉम्बिनेशन यूज करें। तो ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट। ये आइसोक्वांट का टाइप्स को देखना जरूरी है क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं। ये है लीनियर आइसोक्वांट। ये क्या बताता है कि ये बताता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब कि ये पूर्ण स्थानापन्न है। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न है। कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन हम एक यूनिट को लेके भी कर सकते हैं, केवल कैपिटल से भी कर सकते हैं, केवल लेबर से भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक गिवन कमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ओनली कैपिटल और ओनली लेबर और बाय एन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल। तो इसको हम कहते हैं लीनियर आइसोक्वांट। इसमें आइसोक्वांट जो है वो कॉन्वेक्स नहीं होकर एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। तो लीनियर आइसोक्वांट क्लियर है। इसमें जब परफेक्ट हम सब्स्टिट्यूट के बारे में जब हम आइसोक्वांट दिखाते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेबर की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह लेबर इक्वली यूज हो सकता है, तो वैसी स्थिति में जब हम आइसोक्वांट को दिखाएंगे तो हमारा आइसोक्वांट इस तरह का लाइन होगा, ठीक है। अब दूसरा है इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट। इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट में क्या होता है कि ये किससे एसोसिएटेड है, ये दिया था लियोनटिफ ने। लियोनटिफ का नाम इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये इसे इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट किससे एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन आ सकता है, या लियोनटिफ ने कौन सा आइसोक्वांट दिया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेट का एग्जाम का डेट आ गया है, अभी अप्रैल में ही होने की बात हो रही है, तो उस हिसाब से तैयारी में लग जाना। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आता है। तो लीनियर में हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जहां पर ये क्वेश्चन होगा कि जहां पर ये इंडिफरेंस कर्व में भी हो सकता है कि जहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट जो है वो अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है तो आइसोक्वांट का शेप कैसा होगा, तो वो लीनियर आइसोक्वांट बताया। अब इनपुट आउटपुट में बता रहा है कि स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी और जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो दोनों वस्तुएं हैं या दोनों इनपुट है कैपिटल और लेबर, वो एक की जगह दूसरा नहीं यूज हो सकता है। तो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि जब भी यूज होगा दोनों एक कॉम्बिनेशन में होगा, अकेले नहीं। जैसे पेट्रोल और कार, इस तरह का जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो कोई भी चीज को बनाने में जो भी हम बनाएंगे उसमें कैपिटल और लेबर का दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पूरक होंगे। मतलब एक के बिना दूसरा मतलब दोनों अगर साथ काम करेंगे तभी कोई आउटपुट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी वन कमोडिटी है, मतलब एक ही मेथड से होगा कि अगर 100 यूनिट बन रहा है तो इसका मेथड का कि इतना कैपिटल इतना लेबर, इतना कैपिटल इतना लेबर। तो ये राइट एंगल का शेप लेता है 90 डिग्री का, और यहाँ कैपिटल और लेबर दोनों के सहयोग से उत्पादन होता है और इनका रेशियो फिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें एक ही मेथड से प्रोडक्शन होता है। तीसरा है किंक्ड आइसोक्वांट। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। किंक्ड आइसोक्वांट क्या होता है, किंक्ड माने मुड़ा हुआ, जहां से थोड़ा कर्व ले लेता है, तो ये आइसोक्वांट किंक्ड। तो ये बताता है कि लिमिटेड
सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लेबर एंड कैपिटल। तो इसमें क्या है कि जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब कभी थोड़ा सा हम लेबर की जगह कैपिटल यूज कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतया नहीं। और ये फ्यू प्रोसेस प्रोड्यूस, देयर आर ओनली ए फ्यू प्रोसेसेस फॉर प्रोड्यूसिंग एनी वन कमोडिटी। किसी भी एक कमोडिटी को बनाने का सिर्फ बहुत कम प्रोसेस होता है। तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर इज पॉसिबल। तो क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पर हम कर सकते हैं लेबर या कैपिटल का, तो जहां पर किंक है, किंक माने जहां पर मुड़ा हुआ है, ये पॉइंट पर हम कर सकते हैं। तो इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखने के लिए है कि लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट का डिजाइन या किस तरह के शेप में आता है। तो ये किंक्ड आइसोक्वांट में आता है, या दूसरा इसका नाम है एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वांट। ठीक है, तो इसे हम एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वांट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह लीनियर प्रोग्रामिंग में ही यूज होता है। ठीक है, तो किंक्ड आइसोक्वांट में क्या है कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, और वहीं पर ये सब्स्टिट्यूटेबल है जहां पर किंक्ड है, जहां पर कर्व मुड़ता है, शेप चेंज करता है, तो वहीं पर ये पॉसिबल है। फिर आता है स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। स्मूथ कॉन्वेक्स मतलब ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। ये कॉन्वेक्स, थोड़ा और कॉन्वेक्स कर दे। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स, ये फॉर्म क्या अज्यूम करता है? ये फॉर्म अज्यूम करता है कि कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। मतलब क्या है कि ये हमारा कैपिटल दिखा रहा है, ये लेबर है, तो यहाँ पर अगर हम इतना करते हैं प्रोडक्शन, तो अगर इस यूनिट के लिए हमें इतना लेबर, इतना कैपिटल और इतना लेबर चाहिए, अगर हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो इतना कैपिटल को हम छोड़ते हैं, बदले में इतना लेबर को लेते हैं, तो हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है कि लेबर और कैपिटल सर्टेन रेंज तक हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद फैक्टर एक यहाँ तक आ गया, फिर एक लिमिट के बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका एक सर्टेन लिमिट तक ये सब्स्टिट्यूटेबल होता है। ठीक है, द आइसोक्वांट अपीयर्स एज ए स्मूथ कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये एकदम स्मूथ कर्व है और एक ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब एक को घटाइए तो दूसरा बढ़ेगा, मतलब एक इनपुट घटेगा तो दूसरा आउटपुट बढ़ेगा। क्लियर है? फिर आइसोक्वांट मैप होता है, जो कि हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़े हैं, इसलिए हम लोग के लिए बहुत चीज नया नहीं है, सब उसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है कि एक कंप्लीट सेट ऑफ आइसोक्वांट्स फॉर द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड आइसोक्वांट, मतलब मैप। आइसोक्वांट मैप में बहुत सारे आइसोक्वांट्स होते हैं, जो कि हायर द आइसोक्वांट हायर इज द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये इस तरह से होता है। तो देखो, ये पहला है 1 में 100 यूनिट आउटपुट है, 2 में 200, 3 में 300। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो आउटपुट बढ़ता जाएगा, नीचे आएंगे तो आउटपुट कम होगा। तो इसको हम आइसोक्वांट मैप कहते हैं। अब हम आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? पहला कि आइसोक्वांट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव स्लोप है, नीचे की ओर इस तरह का स्लोप है ना। तो इसमें बोलता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर फर्म किसी लेबर को ज्यादा यूज करना चाहता है, सपोज ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पर लेबर है, यहाँ कैपिटल है। तो अगर लेबर का ज्यादा यूज करना चाहता है तो उसको कैपिटल को कम यूज करना होगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन ही इस पर दिखता है अलग अलग। तो फर्म क्या करेगा कि पॉजिटिव स्लोपिंग रेंज में काम नहीं कर सकता है। आइसोक्वांट का जो पॉजिटिव स्लोप होगा, ऊपर की ओर स्लोप होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो एफिशिएंट और इकोनॉमिक रेंज आर सेपरेटेड फ्रॉम इनएफिशिएंट एंड इकोनॉमिक रेंज आर ये 2 बार हो गया,
वो कैसे हो जाता है, रिज लाइन बनता है। फिर हम आगे देखेंगे कि रिज लाइन कैसे बनता है। और रिज लाइन में क्या होता है कि वो पॉइंट्स होता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है। आइसोक्वांट के आगे देखते हैं कि बहुत सारे आइसोक्वांट होते हैं, उनके पॉइंट्स का लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज 0। मतलब वो सारे पॉइंट को कनेक्ट किया जाता है जहां पर कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है लेबर और कैपिटल दोनों फैक्टर का 0 होता है। इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद आइसोक्वांट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये तो हमने देखा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कैन बी, ये स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स कर्व, हमने स्ट्रेट लाइन भी देखा था डाउनवर्ड स्लोपिंग में इस तरह का, वो लीनियर आइसोक्वांट था। तो कॉन्वेक्सिटी जो होता है, ये लीनियर हुआ, ये हो गया स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स हो गया इस तरह से। तो कॉन्वेक्सिटी कर्व इंप्लाइज डिमिनिशिंग स्लोप, ये स्लोप डिमिनिशिंग है। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कॉन्वेक्सिटी आर आइसोक्वांट्स विच हैव फैक्टर्स विच आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जहां पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वहां पर हमने क्या देखा था कि कॉन्वेक्स नहीं है, वहां पर कॉन्वेक्सिटी नहीं था। यहां पर जैसे कि हमने इसमें देखा, इसमें क्या है देखिए, कॉन्वेक्सिटी नहीं है। तो वहां क्या है, और जहां पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वहां पर which are perfect substitute and isoquants which assume zero substitutability। जहां पर जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है, जहां पर मतलब कि स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्रिटी होता है, मतलब एक इक्वल मात्रा में एक उन लोग का फिक्स प्रोपोर्शन होता है जिसमें दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं, तब वहां पर उसका शेप अलग हो जाता है। आइसोक्वांट का शेप इस तरह का हो जाता है। एल शेप का, जहां पर ये राइट एंगल हो जाता है। दिस आइसोक्वांट अज्यूम स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी इसमें। तो स्लोप ऑफ एक आइसोक्वांट होता है, उसका किसी भी स्लोप को निकालने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो इट इज डीके बाई डीएल, किसी लाइन का स्लोप। इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है आइसोक्वांट्स नेवर क्रॉस ईच अदर और नेवर कट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अगर कट करेंगे तो क्या होगा, ये इंडिफरेंस कर्व में भी हमने देखा है कि अगर इंडिफरेंस कर्व दो फर्स्ट IQ1 और IQ2 अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर वो मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस पॉइंट पर तो आइसोक्वांट हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखाता है, तो इस पॉइंट पर क्या दिखा रहा है कि दोनों लेवल ऑफ आउटपुट दिखा रहा है कि ये इस कॉम्बिनेशन पर जो ये मान लो सब ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आइसोक्वांट जो है प्रोड्यूसर विल बी प्रोड्यूसिंग बोथ 100 यूनिट भी और 200 यूनिट, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल को लेकर वो दोनों 100 यूनिट भी आउटपुट तैयार कर रहा है और 200 यूनिट भी, जो कि इलॉजिकल है, एब्सर्ड है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी भी दो आइसोक्वांट एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। फिर हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट लार्जर आउटपुट। जितना ज्यादा ऊपर, अभी मैप में भी हमने देखा कि जितना ज्यादा होता है ऊपर आगे की ओर बढ़ता जाता है आइसोक्वांट, प्रोडक्शन का यूनिट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देखिए IQ2 जो है आइसोक्वांट, ये 200 यूनिट बना रहा है, ये 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऊपर वाला जितना क्या जाएंगे उतना ज्यादा आउटपुट होगा। फिर आता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। ये क्या करता है कि ये हमें बताता है कि एक यूनिट को घटाया जाए और एक यूनिट को बढ़ाया जाए। सपोज लेबर को घटाया जाए या कैपिटल को घटाकर लेबर को बढ़ाने का बढ़ाया जाता है, ताकि जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कांस्टेंट रहे। पूरे इंडिफरेंस आइसोक्वांट पर लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहता है, हम केवल कॉम्बिनेशंस को बदलते जाते हैं, लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशंस को। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है इनपुट X फॉर इनपुट Y, X मान लो लेबर, Y है कैपिटल, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं,
इसको हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई, सपोज ये वाई है ना, या के, विच कैन बी रिप्लेस्ड बाई 1 यूनिट ऑफ एक्स। तो इसको हमने दिखाया यहाँ से, और आउटपुट उससे सेम रहे। तो ये जो है डेल्टा के बाई डेल्टा एल, ये हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि इतना के हटा रहे हैं तो इतना एल हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। तो इसको हम दिखा रहे हैं, इसको वो पहले भी जो दिखाया था कि 1 यूनिट ऑफ एक्स और 12 वाई कितना दे रहा है, 100 यूनिट। अब क्या कर रहे हैं हम कि 2 यूनिट ऑफ एक्स ले रहे हैं और 8 यूनिट ऑफ वाई। फिर भी हमें इसमें उतना ही, इस सेम लाइन पे हम सेम IQ पे हैं, तो प्रोडक्शन सेम है, चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई क्या है यहाँ, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक एक्स को बढ़ा रहे हैं, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो एक एक्स को बढ़ा रहे हैं, एक्स को 2 यूनिट कर रहे हैं, तो वाई को कितना घटा रहे हैं, 12 था पहले, अब 8 कर रहे हैं, तो वाई को 4 यूनिट घटा रहे हैं, तो MRTS ऑफ एक्स फॉर वाई क्या हो गया, 4 यूनिट। 4 यूनिट वाई हमने कम किया, तब 1 यूनिट एक्स बढ़ा। फिर क्या किया हमने, फिर 1 यूनिट एक्स बढ़ाया, तो कितना यूनिट वाई कम करना पड़ा, 8 था पहले, अब 5 हो गया, तो 3 यूनिट्स हमने कम किया। तो उसके बाद फिर 1 यूनिट एक्स बढ़ाया, तो वाई का 2 यूनिट कम किया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब लेबर को कम किया कैपिटल के लिए, या कैपिटल को कम कर रहे हैं, कैपिटल का यूनिट को कम कर रहे हैं, लेबर का यूनिट को बढ़ा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हुआ डेल्टा के बाई DL, ये स्लोप हुआ, स्लोप ऑफ IQ आइसोक्वांट 1 है ना। तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर। लेबर के रेस्पेक्ट में क्या है, फॉर कैपिटल, सिंबॉलिकली डिनोटेड एज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ LK or DK by DL. It is defined as the rate of substitution of one factor for another. Clear है? तो ये क्या है, marginal rate of technical substitution is the slope of the isoquant, जिसमें हमने क्या किया कि लेबर को सब्स्टिट्यूट किया, किसके लिए, सॉरी कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया लेबर के लिए, लेबर का यूनिट को बढ़ाने के लिए कैपिटल के यूनिट को घटाया। सो दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। नाउ द लास्ट वन इज रिज लाइन्स। रिज लाइन्स क्या है, रिज लाइन्स, इसको मैंने बनाना था, मैं यहाँ बना देती हूँ छोटा सा। ये स्लोप है, इस तरह से हम लाइन का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो ये लोअर रिज हो गया, पहले बना लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये अपर रिज हो गया, और ये है के मतलब कैपिटल, और ये है लेबर, और ये है I1 I2 I3। IQ को हम यहाँ पे I से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब रिज लाइंस क्या है, रिज लाइंस है लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आइसोक्वांट्स। लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आइसोक्वांट्स ये है,
ये जो है ये आइसोक्वांट्स का लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आर जीरो फ्रॉम द रिज लाइंस। ठीक है, मतलब क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स रिज लाइन है, और ये रिज लाइन जो है अपर रिज और लोअर रिज लाइन, यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पर जो स्लोप है यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज जीरो। तो अपर रिज लाइन क्या बता रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज जीरो। यहाँ पर जो ये लाइन जा रहा है यहाँ पर बता रहा है कि कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, और लोअर वाला क्या बता रहा है कि लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। तो प्रोडक्शन टेक्निक कहाँ पर एफिशिएंट होगा? तो प्रोडक्शन वहीं पर एफिशिएंट होगा, मतलब इसके बीच में, इस एरिया में जब प्रोडक्शन होगा, मतलब दोनों रिज लाइन के बीच का हिस्सा में जब प्रोडक्शन होगा तब एफिशिएंट प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिज लाइन। रिज लाइन क्या बताता है कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन की किस एरिया में प्रोडक्शन करना जरूरी होगा, अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से इस लाइन पर जो लोकस ऑफ पॉइंट है यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन कैपिटल का जीरो है, मार्जिनल प्रोडक्शन है यहाँ पर लेबर का, इसलिए प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए? तो रिज लाइन के बीच होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट आइसोक्वांट्स और इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स। सो ये सारे टर्म्स आपके काम आएंगे नेट के एग्जाम में। थैंक यू।